अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या होता है एटम का स्ट्रक्चर और एटम की शक्ल सूरत को किस किस साइंटिस्ट ने डिस्कस करा। तो स्टार्ट देते हैं। सबसे पहले जॉन डाल्टन का नाम आता है। जॉन डाल्टन ने सिर्फ इतनी सी थ्योरी बताई कि वो एटम जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसी भी मैटर को, किसी भी मादे को अगर हम डिवाइड करते जाएं और वो इस लेवल पर पहुंच जाए कि उसे मजीद डिवाइड ना किया जाए, इनडिविजिबल लेवल पर हो जाए, तो उसको हम एटोमस, उन्होंने एटोमस अपनी लैंग्वेज में कहा। और वो एटॉम्स मींस थे कि इनडिविजिबल, ना तकसीम होने वाला। सही है। उसके बाद और उन्होंने बताया कि उसकी एक अलग जो लेवल होगा, इनडिविजिबल लेवल होगा, जिसे एटोमस नाम दिया था। उस जर्रे को, उस पार्टिकल को, छोटे से छोटे पार्टिकल की अलग पहचान होगी, अलग साइज होगा, अलग शेप होगी। ठीक है। तो ये चीजें डिफरेंस होंगी हर एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से। और इसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने वर्किंग करी, लेकिन मेन जो हमारा टेक्स्ट बुक के हवाले से जो नाम आता है टेक्स्ट बुक में, जो वो है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड हमारे पास 1911 में इन्होंने एक थ्योरी दी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करा था, जिस प्रैक्टिकल में बेसिकली एक गोल्ड फॉइल ली गई थी, एक बारीक सी, हम कहते हैं कि सोने की फॉइल, प्लेट टाइप की, चादर टाइप की ली गई। सोने को ही लेने का मेन मकसद ये था कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो बारीक से बारीक कर दिया जाए तो उसमें उसकी जो स्ट्रांग होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी वो पतली सी पतली जो उसकी लेयर होती है वो भी टूटने में और तोड़ने के लिए थोड़ी फोर्स रिक्वायर्ड होती है, उससे बहुत मुश्किल से तोड़ा जा सकता है। इसीलिए ज्वेलरीज वगैरह में गोल्ड को यूज किया जाता है, और गोल्ड की ज्वेलरीज जो होती है, चेन्स वगैरह और मुख्तलिफ चीजें बहुत आसानी से बनाई जा सकती हैं। अच्छा जी, तो ये है कि गोल्ड फॉइल ली, बारीक से प्लेट गोल्ड की, उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करवाई रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स यानी अल्फा पार्टिकल्स की। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया गया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, और उनको बिल्कुल ही एक डायरेक्शन में, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में हम कह दें कि उसके ऊपर बम्बार्ड करवाया शीट के ऊपर। अब शीट के ऊपर जब बम्बार्डमेंट हुई तो कुछ अंदाज ये था कि वो जो एटम होता है, उस एटम के हम जानते हैं इस वक्त न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। वो कुछ अल्फा पार्टिकल्स उससे टकराए और सेंटर के एरिया से जो टकराने जा रहे थे वो बिल्कुल हम कहते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड टर्न ले लिया उन्होंने। तो उन्होंने, और इसके साथ जो मेजॉरिटी थी पार्टिकल्स की, अल्फा पार्टिकल्स की, वो उस फील्ड में से, उस एटम के एरिया में से स्ट्रेट पास हो गए। ठीक। तो स्ट्रेट पास होने से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाली, वो ये थी कि कंक्लूजन ये निकली कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। एटम की बहुत ज्यादा जगह खाली पड़ी हुई है। दूसरी जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन निकली थी वो ये थी, कंक्लूजन थी उनकी, वो ये कि सेंट्रल में कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज रीजन है या पार्टिकल है जिससे ये अल्फा पार्टिकल जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो उसको उसके करीब पहुंचते ही बैक हो गए। ठीक है, टर्न बैक हो गए, बिल्कुल सेम टू सेम जिस डायरेक्शन से जा रहे थे उसी डायरेक्शन में बैक हो गए। तो मेन है कि रिपल्शन की वजह से, पॉजिटिव और पॉजिटिव की रिपल्शन की वजह से ये पार्टिकल्स बिल्कुल उन्होंने अपनी डायरेक्शन बदल ली। फिर पॉजिटिव को जाते जाते कुछ पार्टिकल्स को राइटवर्ड डायरेक्शन या लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में किसी ने अट्रैक्ट करा। जो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को वो बेसिकली होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज उसके अराउंड कहीं पर मौजूद है जो कि इस अल्फा पार्टिकल्स को, इन अल्फा पार्टिकल्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो कंक्लूजन में चंद चीजें जो आपके सामने आई और रदरफोर्ड के सामने आई वो ये थी कि एटम के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस खाली है, यानी कि अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, कोई उन्हें डिफ्लेक्शन नहीं हो रही। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंटर से रिवर्स हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उनका मेन मकसद कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और मेजॉरिटी हम कहते हैं कुछ माइनॉरिटी के हवाले से चंद अल्फा पार्टिकल्स कुछ डायरेक्शन में अगर बैंड हुए तो बैंड होने का जो मेजर मकसद है वो ये है कि किसी ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करा। ये रदरफोर्ड की थ्योरी थी। उसके बाद 2 साल के बाद नील बोहर ने अपनी थ्योरी दी, और रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट्स थे, डिफेक्ट्स में यही था कि उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन जो कि सराउंडिंग में है पार्टिकल्स, उनकी रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं बताया था, उनकी रिवॉल्विंग के बारे में डिस्कस नहीं करा था, और अगर वो रिवॉल्व करते हैं तो किस तरह से करते हैं, रिवॉल्व करते हैं उनकी एनर्जी कैसे आ रही है, ये चीजें थी। अच्छा, तो नील बोहर में उन्होंने ये बताया कि अगर कोई एक छोटे शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एक एनर्जी लेवल होगा, और एनर्जी लेवल के साथ साथ ये हो सकता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने किसी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल, जिसे हम शेल या ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, उसमें रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसकी
जो एनर्जी होगी वो उस लेवल के अकॉर्डिंग होगी। अगर उस एनर्जी लेवल से या उस शेल से उसे हायर एनर्जी लेवल में जाना है तो वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। या दूसरे अंदाज से कहते हैं कि अगर हायर एनर्जी लेवल से किसी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल में आना है, छोटे शेल में आना है, देन वो कुछ एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, अपने में से कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा, देन वो बड़े शेल से छोटे शेल में आ जाएगा, बड़े एनर्जी लेवल से छोटे एनर्जी लेवल में आ जाएगा। ये नील बोहर की थ्योरी। और जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी को जो लॉस करता है वो डेल ई के इक्वल होती है। और उसका हमारे पास नॉर्मली मैक्स प्लैंक ने उसे एक्सप्लेन करा कि एच न्यू जो डेल ई है, डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, वो एच न्यू के इक्वल होगी। एच हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, जबकि न्यू फ्रीक्वेंसी का सैंबल है, उसे इंडिकेट कर देंगे बाद में। अभी हम जो है एक बेसिक एटॉम के स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। और एटम का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि एटम के बीच में न्यूक्लियस, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन शेल्स में किस तरह से रिवॉल्व हो रहे होते हैं, एस ऑर्बिटल में कितने होते हैं, ठीक है। एक तो पहला शेल है जिसे के शेल कहते हैं, दूसरा एल एम एन, ठीक है। लेकिन के शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है जिसका नाम है एस ऑर्बिटल। फिर उसके बाद के बाद एल शेल जो आ रहा है, तो उस एल शेल में हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, एक एस और एक पी। तो उसकी डिस्कशन के हवाले से कुछ स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है आपको, तो देखते हैं वीडियो में कि किस तरीके से उस शेल्स को, उन सब ऑर्बिटल को हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कुछ बेसिक सेल का स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर में आपने देखा कि यहाँ पर, या सेल हम कहते हैं एटॉमिक एटम का स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर में आपने देखा कि सेंटर में उन्होंने मेंशन करा कि न्यूक्लियस नॉर्मल सेंटर में है। फिर उसके बाद कुछ ऑर्बिटल्स हैं, जिस ऑर्बिट्स हैं, मीन डेट ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व हो रहे हैं, किस तरीके से होते हैं, तो वो कैसे गर्दिश करते हैं, तो सिंपली वो हमारे पास इस वीडियो में बहुत क्लियरली दिखाया गया। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।